बैक नाजरीन, डॉक्टर अली अजमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। हम उनसे ब्रेक पे जाने से पहले वो हमें एंजाइटी की जो है वो अलामात बता रहे थे और फर्स्ट एड का भी उनसे पूछेंगे कि अगर कोई एंजाइटी किसी को फील होती है या पैनिक अटैक होता है तो उसकी सबसे पहले जो तिब्बी इमदाद है वो क्या करनी चाहिए, बताइए। आज ही देखें, सबसे पहले तो जहाँ तक एंजाइटी और पैनिक अटैक की बात है, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि पैनिक अटैक जब लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक है तो फौरी तौर पे इमरजेंसीज में भागते हैं। अब इमरजेंसी में ऑब्वियसली जो भी डॉक्टर होता है उस वक्त वो उनको देख के तो थोड़ा बहुत कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट सारा वक्ती होता है, जो आमतौर पे हमने देखा है ना कि हॉस्पिटल की इमरजेंसीज में होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे स्पेशलिस्ट तो नहीं होते। तो वो एंग्जाइटी का इलाज नहीं होता, वो वक्ती तौर पे ये होता है कि अब ये शख्स जो है वो थोड़ी देर के लिए सो जाए तो इसकी ताकि एंग्जाइटी जो है वो कुछ सेटल डाउन हो जाए। अब अगर किसी को पैनिक अटैक हो गया तो ये बात याद रखें कि जब भी आपको पैनिक अटैक आए तो ये बात हमने याद रखनी है कि पैनिक अटैक जानलेवा नहीं होता। इससे जान नहीं जाती, एंग्जाइटी की वजह से आपकी जान नहीं जाती। अब क्योंकि जब पैनिक अटैक होता है तो लोगों को लगता है हार्ट अटैक, तो सबसे ज्यादा मसला जो उनके ज़हन में होता है कि अब मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। अक्सर लोग कहते हैं अब तो मैं गया, ये मेरा आखिरी टाइम है। लोग जी वो कुछ दुआएं पढ़ना शुरू कर देते हैं कि अब जी मैं जी गया। चलिए दुआएं पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन इस हवाले से पढ़ते हैं कि ये शायद मेरा आखिरी टाइम है। लेकिन कॉन्टिन्यूसली अगर पैनिक अटैक आ रहे हैं तो ये तो एक खतरनाक साइन नहीं है, अलामत नहीं जी है? बिल्कुल, पैनिक अटैक अगर आ रहे हैं तो खतरनाक तो है, लेकिन इतनी खतरनाक नहीं है कि इससे आपकी जान जाएगी। फिर भी जान नहीं जाएगी, जान नहीं जाएगी। पैनिक अटैक एंग्जाइटी में आपकी जान नहीं जाती, ये तो आप इसके बारे में क्लियर रहे। अब जब हम ये समझते हैं कि हार्ट अटैक है तो फिर तो अब ऑब्वियसली लोगों को ये लगता है कि भी जान जाने का भी खतरा, जैसे मैंने बताया कि लोग समझते हैं कि जी मेरा आखिरी टाइम है जी। अच्छा, अब क्योंकि पैनिक अटैक होता है टेंशन की वजह से, एंग्जाइटी परेशानी की वजह से, अब जब उसमें एक और एंग्जाइटी और परेशानी ऐड हो गई कि जी हम हार्ट अटैक है और पता नहीं है बचना है कि नहीं बचना, तो क्या होता है कि पैनिक अटैक सीवियर हो जाता है। तो इस वजह से देखें ना, ये एक साइकिल है। सीवियर होगा तो पैनिक अटैक हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं, हार्ट अटैक में कन्वर्ट ये कभी नहीं होता। आपको पैनिक अटैक जितना मर्जी सीवियर हो जाए, हार्ट अटैक इससे नहीं होता। आपको हार्ट अटैक बिल्कुल ही एक दूसरी चीज है। ठीक हो गया। अब मसला ये है कि जब आपको परेशानी हुई, थोड़ी परेशानी बढ़ी, वो आपको पैनिक अटैक हो गया। अब पैनिक अटैक हुआ, आपने समझा कि हार्ट अटैक है, अब आपकी परेशानी मजीद बढ़ गई, अब क्या हुआ, पैनिक अटैक मजीद बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक साइकिल है। तिब्बी इमदाद की जो आपने बात की, सबसे पहले अगर तो किसी को पैनिक अटैक होता है तो आपको हॉस्पिटल्स की इमरजेंसीज में भागने की कोई जरूरत नहीं। पैनिक अटैक का एक दौरानिया होता है 10 से 20 मिनट। आप कुछ कर लें तब भी, ना कुछ करें तब भी इसका एक दुरानिया है, ये इसने खत्म होना ही होना होता है। अब हम इसको वर्स कैसे बनाते हैं, यानी कि ये पैनिक अटैक को ज्यादा कैसे कर देते हैं, परेशान होके पता नहीं बचना कि नहीं बचना। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग तो आखिरी टाइम होता है तो वो दुआएं पढ़ लेते हैं कि अब जी गए। तो अब बात यह है कि ये जो अटैक होता है ये परेशानी की वजह से हुआ, इसमें हमने हो रहा है ना, तो ये बात सबसे पहले आप याद रखें। आपको डॉक्टर कह रहा है कि आपको इससे कोई मर्ज नहीं होने वाला, आप इससे मरते नहीं है, आपकी जान महफूज है। अब आप क्या करना चाहिए, अगर आपको फर्ज करें कमरे में पैनिक अटैक आया, आप कहीं बाहर खुले में चले जाएं, छत पे चले जाएं। अगर बाहर हुआ है तो आप कहीं पे बैठ जाएं, कोई मुंह पे छींटे मार लें, कोई थोड़ा सा पानी पी लें, कोई एक दो लंबे लंबे सांस ले लें, अपने आप को जो बॉडी को इस तरह से कोई रिलैक्स कर लें, कोई अपने आप को कुछ किसी चीज में डिस्ट्रैक्ट कर लें। तो देखिएगा कि ये जो आपको पैनिक अटैक है जहां पे 20 मिनट में खत्म होना है, वो आपका 5-6 मिनट में खत्म हो जाएगा। लोग बेहोश भी हो जाते हैं ऑब्वियसली पैनिक अटैक में अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए तो फिर इंसान बेहोश भी हो जाता है। अगर कमरे में कोई नहीं है, एक बंदा अकेला है और वो बेहोश हो गया, तो फिर कितनी देर बाद खुद ही होश आ जाएगी? जी बिल्कुल, जब पैनिक अटैक उसको खत्म होगा उसको होश आ जाएगी। लेकिन इसमें बेहोश होने का एक छोटा सा मसला ये होता है कि आमतौर पर यह है कि बेहोश होके अगर वो लेट से कोई शख्स गिर गया तो उसको कहीं चोट लग सकती है ना, कोई सर पे चोट लग गई, कोई और बाजू पे या किसी जगह पे चोट लगी, तो ये एक कंडीशन ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं कि खतरनाक है। कि मिसाल के तौर पर अगर किसी को बाहर पैनिक अटैक आ जाता है गाड़ी चलाते चलाते, वो पैनिक हो जाता है, तो फिर ऑब्वियसली फिर तो मसला और भी बिगड़ सकता है। तो इसलिए यह है कि अगर आपको पैनिक अटैक आए, आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए गाड़ी साइड पे लगा के वहां पे थोड़ा सा 5-6 मिनट गाड़ी से बाहर निकल के थोड़ा सा टहलकदमी कर लें, थोड़ा सा सांस ले लें, कोई इधर उधर देख लें। अगर कमरे में है या किसी जगह में है तो कहीं पे बैठ जाए, कोई मुंह पे छींटे मार लें, कोई पानी वानी पी लें, तो ये इससे पैनिक अटैक आपका फौरी तौर पर खत्म हो जाएगा। लेकिन मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या करना जी मैं इसमें बताता हूँ। मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये थोड़ा सा मैं पैनिक अटैक के बारे में बता दूं कि अगर इस तरह से आपका पैनिक अटैक आपका सेटल हो जाएगा, लेकिन
अगर आपको ये फ्रीक्वेंटली आता है, मिसाल के तौर पे अगर दिन में आपको 3-4 दफा पैनिक अटैक्स आते हैं, तो फिर आप काम कैसे करेंगे? फिर तो आप पैनिक अटैक्स के ही हैंडल करते रहेंगे ना। तो इसमें ये होता है कि पैनिक अटैक्स अगर आपको फ्रीक्वेंटली आते हैं तो फिर आपको किसी फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैनिक अटैक जो होते हैं अगर ये बढ़ते जाएं तो फिर ये बीमारी बढ़ती जाती है। पैनिक अटैक का डॉक्टर जो है वो माहिर नफ्सियात ही होगा। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली। तो उसमें यह है कि अगर आप देखें तो हॉस्पिटल वगैरह में डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज जो है वो होती है, तो वो हर एक चीज का अपना अपना अलग से डिपार्टमेंट होता है ना। तो ये जो पैनिक अटैक है, ज़हनी व नफ्सियाती अमराज है, ये जितने भी माहिरीन नफ्सियात हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज में ही होते हैं। और ऑब्वियसली क्लिनिक जो प्राइवेट है वो भी हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो आपको ये चाहिए कि आपको अगर ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है, खुद आपसे हैंडल नहीं हो रहा, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर ये बढ़ता जाए, मिसाल के तौर पर अगर तो किसी को महीने में एक दफा पैनिक अटैक होता है, तो चलें फिर भी हम कहते हैं कि ये आप अपने आप को लाइफस्टाइल चेंजेस करें, जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं वो करें, तो उससे आपको ठीक हो जाएगी। आपको डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कब जरूरत होती है कि एक दफा इस चीज को क्लियर कर लेना चाहिए कि क्या ये हार्ट अटैक है या पैनिक अटैक है। वो ऑब्वियसली आपको खुद तो नहीं पता चलेगा, तो वंस आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए कि अगर हार्ट अटैक है। क्योंकि मेरे पास बड़े सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको लगता है कि उनको पैनिक अटैक है, जब वो मुझे सिम्टम्स बताते हैं तो मैं कहता हूँ नहीं, ये पैनिक अटैक नहीं, ये हार्ट का ही मसला है, आप दिल वाले डॉक्टर को चेक करवाएं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिल वाले डॉक्टर मेरे पास रेफर करते हैं क्योंकि उनको पैनिक अटैक होता है, वो जाते हैं दिल वाले डॉक्टर के पास, वो बताता है नहीं जी ये दिल का मसला नहीं है, ये पैनिक अटैक यानी एंग्जाइटी का मसला है, इनके पास जाए। तो इस तरह से आपको एक दफा कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर तो आपको पता चल जाए ना कि क्या मसले हैं, उसके हिसाब से फिर हम अपना ट्रीटमेंट हमें करवाना चाहिए। और लेकिन अगर ये बढ़ते जाए पैनिक अटैक, तो फिर क्या होता है, फिर आपको मसले ज्यादा हो सकते हैं, लाइफ में आपके इंटरफेरेंस कर सकते हैं, इससे आपकी जिंदगी ठीक तरह से नहीं गुजरती, तो तब आपको फिर इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अब जो आपका क्वेश्चन था कि मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखें सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि ये समझें कि आजकल के दौर में मेंटल हेल्थ जो है ये एक मसला है। आप देखें कि 8 करोड़ लोगों को पाकिस्तान में ज़हनी व नफ्सियाती अमराज हैं, और ये मेरी कोई रिसर्च नहीं है, ये इंटरनेशनली इदारों ने जो रिसर्च की है और उसमें पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं। आप देखें 8 करोड़ लोग जिनको ज़हनी व नफ्सियाती अमराज हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन तो है जिसमें हमें ये देखना है कि मेंटल हेल्थ के मसले भी हमें होते हैं। तो बेहतर करने के लिए सबसे पहले ये समझें कि ये आजकल ज़हनी व नफ्सियाती अमराज बढ़ रहे हैं, हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे तवज्जो देनी चाहिए। पहली बात तो है कि अपनी मेंटल हेल्थ पे तवज्जो दें, इसकी ज़रूरत को समझें। दूसरी बात यह है कि कैसे आप करें। देखें सबसे पहला ट्रिक तो उसमें ये है, जो आपको टिप्स हैं, कि आप अपनी ना लाइफस्टाइल बेहतर करें। लाइफस्टाइल से क्या मुराद है कि हर इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो अच्छी नींद ले। आजकल ये भी तो मसले हैं ना, वो सारी रात को तो हम टेलीफोन पे लगे रहते हैं, और पैकेजेस हैं, दोनों ही लोग फ्री हैं, वो भी 2-2 घंटे उधर से भी और इधर से भी 4-4, 5-5 घंटे लगे रहते हैं, सोते नहीं है हम। तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब नींद पूरी नहीं होगी तो इंसान को मसले होते हैं। लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप एक अच्छी नींद दें। हर इंसान को, जो नॉर्मल इंसान है, इसको 6 से 8 घंटे के लिए नींद लेनी चाहिए। ये अपना अपना स्पैन होता है, कुछ लोग 6 घंटे सो के बेहतर हो जाते हैं, कुछ लोगों को 8 घंटे की नींद जो चाहिए होती है। तो ये 6 से 8 घंटे आपको नींद लेनी चाहिए। दूसरा ये है कि अपने खाना आपको ठीक रखना चाहिए। मीठा खाने से मूड बेहतर हो जाता है? वक्ती तौर पे तो हो जाता है ये बेहतर, लेकिन जिनको डायबिटीज हो उनका खराब भी हो जाता है। अगर डायबिटीज वाला मीठा खाए तो चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन नॉर्मली जो यंग आदमी है वो मीठा खाने से जारी बात है मूड उसका ठीक भी होता है। तो ये है कि आपको खाना जो है वो बेहतर खाना है। मिसाल के तौर पे बेहतर खाने से मुराद ये नहीं कि बड़ा कोई लैविश, कोई एक्सपेंसिव। आप लोगों को चाहिए कि एक मुतवाजन हेल्दी खाना खाएं, वो चाहे कुछ भी हो सकती है। उसमें ये है कि एक इत्तदाल हो, बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए। आज कल जो जंक फूड के मसले हैं कि लोग ज्यादातर जंक फूड खा लेते हैं, ये जो पिज़्ज़ा बर्गर एंड ऑल दैट, इससे क्या होता है कि इससे भी हमारा मूड जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट होता है। वक्ती तौर पे तो बड़ा मजा आता है कि जी बड़ी यम्मी चीजें हम खा रहे हैं, लेकिन लॉन्गर रन इसका नुकसान होता है। तो आपकी दूसरी जो टिप वो ये है कि आपको अपनी ये जो स्लीप के साथ डाइट को आपको ठीक मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद ये तीसरा ये डाइट हमारी मेंटल हेल्थ है उसको इंप्रूव करती है। जी जी बिल्कुल, देखें खराब भी करती है, इंप्रूव भी करती है। ये रिसर्च हमें बताती है कि अगर हम कोई बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो उससे हमें एंग्जाइटी के मसले ज्यादा हो जाते हैं, गुस्से के मसले ज्यादा हो जाते हैं।
आमतौर पे मूड के मसले हो जाते हैं जब हम जंक फूड ज्यादा खाते अगर हैं। स्पाइसी चीजें ज्यादा खाते हैं। स्पाइसी चीजें आमतौर लड़कियां ज्यादा खाती हैं, इसीलिए फिर लड़कियां जो है वो इजहार तफन्नुन कह रहा हूं कि वो फिर स्पाइसी बोलती भी हैं। खवातीन से मुझे लगता है नहीं, ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, इजहार तफन्नुन कह रहा हूँ। मॉर्निंग शो है तो लाइटर नोट पे कहा, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए बात यह है कि स्पाइसी जो खाना है ऑब्वियसली वो तो हमारी सेहत के लिए अच्छा तो नहीं ना होता, तो चले कभी कभी तो इंसान खा लेता है, वो गोलगप्पे खा लिए, इस तरह की चीजें तो खा लेता है, लेकिन जब हम ज्यादा खाते हैं तो ऑब्वियसली उससे फिर हमारे मूड पे भी इफेक्ट होता है, जिस्मानी सेहत तो हमारी खराब होती है। तो अच्छा, डाइट बैलेंस होनी चाहिए आपकी। लास्ट में हम ये इस पे बात कर लेते हैं, जो एक नया कानून पास हुआ है कि अगर मर्द औरत को घूर भी रहा है तो मुजरिम है, तो क्या इससे जो खवातीन है वो खुद को सिक्योर फील करेंगी, उनका जो मेंटल लेवल है, जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी? नहीं जी, कुछ इम्प्रूव नहीं होगी। बहरहाल ये है कि तमाशे ज्यादा लगेंगे और बिल्कुल तमाशे ज्यादा क्या लगेंगे। तमाशे, घरों में देखिए, लड़ाइयाँ ज्यादा होंगी। अब ऑब्वियसली लड़ाइयाँ ज्यादा होंगी। अब आप देखें ना कि ये एक मैं समझता हूँ कि आजकल इस माशरे में जितनी एक मामला चल रहे हैं तलाक और खुला जो रिकॉर्ड पे है, आप देखें लाखों लोग तलाकें लेते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि भाई जब आप लोगों ने तलाकें खुला लेने होते हैं तो फिर पहले आप शादियां करते क्यों हैं? पहले आप अपनी मर्जी से पसंद कर लेते हैं, उसके बाद जी आपका दिल नहीं लगता, फिर आपको लगता है लड़कियों को भी लड़कों को भी आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन। और भाई रॉन्ग डिसीजन तो आपने ले लिया, वो जो 3-4 बच्चे आपने पैदा किए हैं वो तो नहीं ना कहेंगे जी कि हाँ आपने रॉन्ग डिसीजन ले लिया था तो अब हम क्या करें, या तो मदर के साथ रहें या फादर के साथ रहें या अगर इवन को पेरेंटिंग भी करें, तो मसले तो होते हैं ना। तो अब आप देखें चाहे अपनी मर्जी से आप करें या वालिदैन की मर्जी से करें, इतने तलाके खुला। लेकिन आप ये देखें ना कि थोड़े जो टाइम का ताल्लुक होता है उसमें खलूस ज्यादा होता है, तो जब आप लाइफ टाइम किसी के साथ जुड़ते हैं, किसी के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं, तो असलियत तो तब सामने आती है ना, मसले देखिए तो तब जाहिर शुरू बात होते है जी, हैं। असलियत तो तभी सामने आती है और तभी सामने आनी चाहिए ना। लेकिन ये है कि जब असलियत सामने आए, जब नॉर्मल आप अपनी लाइफ में हो, तब वो जिस प्यार मोहब्बत की बुनियाद पे आपने शादी की थी वो फिर खिड़की से बाहर ही ना जाना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि जो लव मैरिजेस में ऐसा होता है ना कि वो जो शादी करके जैसे ही लड़की अंदर आई है दरवाजे से, लव खिड़की से अगले दिन ही बाहर चला गया। तो ये बात हमने समझनी है कि पहले आप साथ नहीं रहते थे, पहले आप दूर दूर थे। दूर के ढोल अक्सर ही सुहाने होते हैं, जब आप करीब रहते हैं तो ये बात समझें अब आपका जो हस्बैंड है वो आपका हस्बैंड है, वो बॉयफ्रेंड नहीं है। अब वो हर वक्त आपको इंप्रेस करने के लिए अपनी जुल्फे सवार के नहीं रख सकता, हर वक्त अपने मुंह को चमका के नहीं रख सकता। अब वो हस्बैंड है, उसकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसी तरह से जो हस्बैंड है उनको भी चाहिए, क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, अब वो हर वक्त आपको जो है वो अदाएं नहीं दिखाएगी, हर वक्त आपको वो महंगे महंगे परफ्यूम लगा के और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के भन सवर के नहीं दिखाएगी। अब उसने भाई घर का काम भी करना है, बच्चों को भी देखना है। तो जब रूटीन और बदल जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, तो इंसान का मिजाज भी बदल जाता है। ये बड़ी एक नॉर्मल चीज है, इसको समझें। इस बुनियाद पे ये ना करे कि जी आप मुझसे दूर हो गए हैं, आप पहले जैसी नहीं रही। और भाई पहले जैसा कौन रहता है, ये नॉर्मल चीज है। इसमें इस चीज को समझें। इस वजह से हमारे मसले होते हैं कि जी तुम बदल गए हो। और भाई शादी के 10 साल बाद हर बंदा ही बदलता है, जो नहीं बदलता उसको थोड़ा कोई मसला होता है। एनीवेज, अब अगर आपने जो बात की है जो आ गया जी घूरना, देखिए ये मैं समझता हूं कि इससे ना मसले ज्यादा होंगे। मसले ज्यादा कैसे होंगे, अब आप मुझे बताएं कि जब भी ये जैसे ये पास हुआ कानून, तो मैं एक चैनल पे किसी और पे बैठा, तो मुझसे पूछते हैं डॉक्टर साहब ये घूरने से, मैंने उनसे पूछा, ये मैं आपसे भी पूछता हूँ और आपके ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ, अब मियाँ बीवी का एक दूसरे को घूरे बगैर खाना कैसे हजम होगा, ये मुझे आप बताएं। मियाँ बीवी एक दूसरे को घूरेंगे नहीं। अब मुझे आप एक बात बताएं, अगर शौहर का मोबाइल पकड़ा जाए तो बीवी घूरेगी नहीं, तो क्या उसको हार पहनाएगी? देखे ना। अब उसके अलावा अगर बीवी जो है वो, अगर मिसाल के तौर पर घर में आपको कोई झगड़ा होता है या कोई बच्चों का मसला है, एक्सटेंडेड फैमिली, सास ससुर का कोई मामला आता है, तो हस्बैंड और बीवी में झगड़ा होता है, तो झगड़े में तो सारे लोग ही घूरते हैं। अब झगड़ा हंसते हंसते नहीं कोई करता। घूरने के शायद अल्फाजात इस वजह से इस्तेमाल हुए हैं कि खातून को जो है वो इतना प्रोटेक्टिव कर दिया गया है कि अगर घर में कोई भी मसला होता है तो वो खुद को इतना सिक्योर समझती है कि कानून जो है उसका साथ दे सकते हैं। नहीं, देखिए इसमें दो चीजें, उसमें जो वर्ड यूज किए ना ये जो कानून में, ये है कि आपको अगर कोई साइकोलॉजिकल, इमोशनल या मेंटल टॉर्चर करता है फला फला काम करके, घूर के, ताने दे के, आपकी कोई कैरेक्टर असैसिनेशन करके, या आपको इस तरह से कह के एक दूसरी शादी की धमकी कि तुमने जी बच्चा नहीं पैदा कर सकी तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, या इसके अलावा आपको कोई कैरेक्टर असैसिनेशन वगैरह, अब इस हद तक और इतना फ्रीक्वेंटली कोई करता है कि सामने वाला बंदा जो है
वो उसको उससे साइकोलॉजिकल, मेंटल या इमोशनल टॉर्चर होता है। अब इस हद तक घूरने को गलत कहा गया ना। नहीं तो आप मुझे बताएं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को घूरेंगे नहीं तो आप मुझे बताएं ना, खाना कैसे हजम होगा और बीवियों का शौहरों से लड़े बगैर गुजारा कैसे होगा। शौहर बहुत मजलूम होते हैं, डॉक्टर साहब ने शौहरों को मजलूमियत के कटहरे में खड़ा कर दिया। सारी बुराइयां खवातीन की ऐसी कोई बात पलड़े में आपने डाल नहीं, दी। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी खवातीन बहुत अच्छी हैं और मैं तो अक्सर खवातीन के राइट्स का बहुत बड़ा जो है वो कायल हूं। अब बात सुने, बात पता क्या होती है, जो हस्बैंड की लड़ाइयां होती है ना, हस्बैंड वाइफ की, ये होती है कि ना कैट फाइट, पिलो फाइट, ये बड़ी मजे की चीजें होती हैं। अगर हस्बैंड वाइफ लड़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या? मैं तो दुनिया नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का ये तकाजा ये है कि उनमें थोड़ी बहुत नोक जोक होती रहनी चाहिए। लेकिन आप अगर ये देखें, पिछले दिनों में ऐसी वीडियोस भी तो वायरल हुई ना कि शदीद किस्म का तशद्दुद किया गया, तो ये कैट और वो देखें जहां तक तशद्दुद की बात है तो वो तो नहीं करना चाहिए। ये तो मैं समझता हूं कि मैं तो उस मर्द को मर्द ही नहीं समझता जो अपनी बीवी पे तशद्दुद करता है। वो शौहर तो मर्द है ही नहीं जो अपनी बीवी पे तशद्दुद करता है। भाई बीवियों पे कौन तशद्दुद करता है? बीवियां तो इतनी अच्छी चीजें होती हैं। ये तो नहीं और क्या, मुझे बताए ना, बीवी से, आपके पार्टनर से अच्छी चीज और क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं। अब जो शख्स वहां पे लड़ते हैं, उनको झगड़ते हैं, उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं, जिस्मानी तौर पे उनको तशद्दुद करते हैं, वो तो क्या है, वो तो मैं समझता हूं वो उनको खुद ना किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। और भाई बीवियों को कौन लड़ता झगड़ता है? इनसे तो जाहिर बात है प्यार मोहब्बत होती है, बच के रहना चाहिए। और बीवियां तो प्यार मोहब्बत के लिए होती है ना, आपकी फैमिली का एक हिस्सा है, फैमिली आपकी चल रही है, बल्कि आपकी फैमिली बीवियां होती है, बीवी और बच्चे। तो बात यह है कि जहां तक तशद्दुद वगैरह की बात है तो ये तो बिल्कुल ही बहुत गलत बात है, ऐसा तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर गुस्सा आता है या रोना आता है तो क्या गुस्सा भी कर लेना चाहिए और रो भी लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल रो लेना चाहिए, गुस्सा भी कर लेना चाहिए। देखिए, जो रोना और गुस्सा करना होता है ना, अब बात ये समझे कि मिसाल के तौर पे अगर हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में गुस्से की बात करें, अब जब किसी ने किसी से कुछ गलत किया या कुछ गलती सरजद हो गई, अब वो सामने वाला बंदा क्या करता है, गुस्सा करके अपनी दिल की जो गुबार होता है वो निकाल लेता है। ठीक है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयां एक हद तक तो अच्छी होती हैं जहां तक तशद्दुद ना हो, बस छोटी मोटी कैट फाइट, पिलो फाइट हो जाए। बीवी रूठ गई, आपने मना लिया, फिर बीवी रूठ गई, आपने फिर मना लिया। तो ये इस तरह की छोटी मोटी चीजें पॉजिटिव इसलिए होती हैं कि दिल से जो भी मसले मामलात होते हैं वो निकल जाते हैं गुस्सा करके। अब जी अगर आप जैसे घूरना ही बंद कर देंगे शौहरों का बीवियों को, या बीवी शौहर को घूर नहीं सकती, कोई बात नहीं कर सकती, तो गुस्सा कैसे निकलेगा? अब फिर तलाक की अगर धमकी देना, अब मैंने ये देखे, ये बात समझे, अगर तलाक की धमकी देने पे शौहर को जो है वो आप पुलिस को पकड़ा देंगे, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो फिर शौहर पता क्या करेंगे? अब वो तलाक की धमकियां नहीं देंगे, वो फिर डायरेक्ट तलाक ही देंगे। क्योंकि वो कहेंगे जी कि तलाक की धमकी देने से पुलिस पकड़ लेती है, देने से, असल में देने से तो कुछ नहीं ना होता। तो ये बात समझे कि जो लड़ना झगड़ना गुस्सा करना होता है, ये एक शादी में पॉजिटिव एक साइन होते हैं कि एक दूसरे से लड़ झगड़ के आप अपना गुबार निकाल लें। औरतों के पास जरा ये अच्छी चीज भी होती है कि वो रो धो के अपना गुबार निकाल लेती हैं, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मर्द को भी कभी कभी बेशक रोने की इजाजत होनी चाहिए। मर्द भी इंसान है तो उसमें भी गुबार जो है, जब उसको भी इजहार की इजाजत नहीं होती तो फिर आमतौर पर मामला तशद्दुद की तरफ जाते हैं। मर्दों को भी इजहार की इजाजत है, मर्द भी रो लिया करें थोड़ा बहुत। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अली अजमल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने ये जानने की कोशिश की कि डिप्रेशन आखिर क्यों होता है। हम लोग ये समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ लाइफ गुजारे हैं, लेकिन हम किन किन ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।